अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने पिछला जो चैप्टर है उसको भी प्रैक्टिस कर लिया होगा। आज हम बात करेंगे अपना एक नेक्स्ट चैप्टर, एक नया टॉपिक लेकर बात कर रहे हैं और ये टॉपिक है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट से मुतालिक चीज़ें, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, लोन, एन्युटीज़, इस तरह की चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको इंटरेस्ट का समझाता हूँ। इंटरेस्ट का मतलब जिसको उर्दू में हम सूद कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको इंटरेस्ट कहते हैं। तो इसका पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है। देखें, आपके सामने जो है वो एक पिक्चर है यहाँ पर। इसमें ये बंदा है लेंडर और ये बंदा है बोरोवर, यानी ये बंदा कोई चीज़ दे रहा है लोन के तौर पर, और ये बंदा वो है जो लोन लेता है। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम। अब मैं आपके सामने यहाँ 4 केसेस रखे हैं। आप जानते हैं कि अगर कोई शख्स गाड़ी लेता है लोन पर, किराए पर, जैसे रेंट अ कार वाले होते हैं ना, वहाँ से अगर आप गाड़ी ले लें, तो फ़र्ज़ करें कि ये बंदा गाड़ी अगर ले किराए पर 1 महीने के लिए सपोज़, तो अब उस 1 महीने के बाद, यानी ये गाड़ी उसने चलाई 1 महीने तक, फिर आफ्टर सम टाइम का मतलब आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 मंथ, ये बंदा इस गाड़ी को रिटर्न भी करेगा और इसके साथ साथ कुछ पैसे भी देगा। इस पैसे को हम रेंट कहते हैं, क्योंकि इसने गाड़ी इस्तेमाल की तो गाड़ी का इसने रेंट दिया। तो अब 2 बातें याद रख लें। पहले इसने गाड़ी इस्तेमाल की, फिर जब वो टाइम कंप्लीट हुआ, सम टाइम का मतलब जब भी टाइम कंप्लीट हुआ, तो इसको ये गाड़ी भी वापस करनी पड़ी और उसके साथ एक एडिशनल अमाउंट भी देनी पड़ी। उस एडिशनल अमाउंट को मैं रेंट कह रहा हूँ। इसी तरह अगर एक शख्स घर ले रहा है किराए पर, तो वो किराए की जब मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो उस शख्स को ये घर भी वापस करना पड़ेगा और उसके साथ कुछ अमाउंट भी देनी पड़ेगी, जिसको कि हम रेंट कहते हैं। इस तरह आपने मुख्तलिफ, आपके घर में कोई तकरीब होती है तो आप डेकोरेशन से कुर्सियाँ मंगवाते हैं, कोई चादर मंगवाते हैं, कोई प्लेटें मंगवाते हैं। तो जब वो टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आप वो चीज़ें वापस भी करते हैं, प्लस कुछ अमाउंट देते हैं, और वो अमाउंट कहलाती है रेंट। तो ये सारी चीज़ें आप देखें कि आपने इस्तेमाल की और आपने इसके एडिशनल अमाउंट दी, और इस अमाउंट को हम रेंट कहते हैं। लेकिन कभी कभार हम बैंक से कुछ पैसे लेते हैं इस्तेमाल करने के लिए। गाड़ी नहीं ले रहे, घर नहीं ले रहे, कोई फर्नीचर नहीं ले रहे, बल्कि हम डायरेक्ट पैसे ले रहे हैं। तो अब उस पैसों को जब हम इस्तेमाल करेंगे और आफ्टर सम टाइम जब हम वो पैसे वापस करने जाएंगे, तो इस पैसों के वापस करने के बाद भी कुछ एडिशनल अमाउंट देनी पड़ती है। मगर अब मैं इस एडिशनल अमाउंट को इसकी तरह रेंट नहीं कहूँगा, इसको मैं इंटरेस्ट कहूँगा। ये है इंटरेस्ट। तो अगर ये पूरी डायग्राम को सामने रखें तो हमें पता ये चलता है कि जब भी कोई कमोडिटी ली जाती है, उस कमोडिटी को जब यूज़ किया जाता है, तो उसको यूज़ करने के बाद जब रिटर्न करते हैं तो जो एडिशनल अमाउंट देते हैं वो तो रेंट कहलाता है। लेकिन अगर हम कमोडिटी ना लें बल्कि मनी लें, फाइनेंस, पैसा ही लें, मनी को अगर हम लें और उसको अगर हम यूटिलाइज़ करें, तो आफ्टर सम टाइम उस मनी के एडिशन में भी कुछ मनी देनी पड़ेगी। अब वो मनी इंटरेस्ट नहीं रेंट नहीं कहलाएगी, बल्कि उसको इंटरेस्ट कहेंगे। तो इंटरेस्ट दरअसल क्या है कि अमाउंट को या पैसे को यूटिलाइज करने का एक तरह से रेंट है, मगर इसको रेंट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम इंटरेस्ट। ये है बेसिक स्ट्रक्चर इंटरेस्ट का। अब आप जब आगे की अगली क्लासेस में जाएंगे तो मज़ीद इसको और डिटेल से भी पढ़ेंगे आप इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट का ये बताया है। अब हम आते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ। अब देखें, सबसे पहले ये जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको अभी फ़िलहाल इग्नोर कर दें। पहले ज़रा इस बेसिक चीज़ों को ज़रा समझ लें, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अब हम इस चैप्टर में, जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का चैप्टर है, इसमें जब हम आगे चलेंगे तो हम 3-4 वेरिएबल्स हैं जिनको पहले समझना ज़रूरी है, उस पर हम पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले है कैपिटल पी। कैपिटल पी को हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होती है
जो हम जब कर्ज देंगे या कर्ज लेंगे तो जो अमाउंट दी जाएगी, जैसे कि यहाँ पर ये वाली जो अमाउंट है, ये वाली अमाउंट ये लोन के तौर पे दी गई थी, तो ये अमाउंट कहलाएगी प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट है जो कर्ज के तौर पर दी जाएगी या कर्ज के तौर पर ली जाएगी। इसके बाद एक वेरिएबल होगा स्मॉल आर। स्मॉल आर होगा इंटरेस्ट रेट पर ईयर, यानी किस हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आप, वो पर ईयर लिखा जाएगा। ठीक है, और ये आमतौर पे आर जो है वो परसेंटेज में होता है, स्मॉल आर। इसके अलावा एक और वेरिएबल हम इस्तेमाल करेंगे, ये है स्मॉल टी। स्मॉल टी होगा नंबर ऑफ ईयर, यानी ईयर की क्वांटिटी, ईयर की तादाद। इसके बाद एक होगा कैपिटल आई। कैपिटल आई है इंटरेस्ट अमाउंट, यानी टोटल पैसे कितने बनेंगे इंटरेस्ट के तौर पर। और एक है कैपिटल एस, यानी अकुमुलेटेड अमाउंट, यानी कि कंप्लीट अमाउंट। इसकी मैं मिसाल एक तरह से समझाता हूँ आपको कि फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि हमारे पास सपोज़ करें कि एक बंदा है जिसने 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो वो जो 1 लाख रुपए हैं वो तो बन गया कैपिटल पी। अब मैं कहता हूँ कि ये 1 लाख रुपए का जो लोन है इस पे मैं 5% इंटरेस्ट लूँगा पर ईयर, तो ये जो 5% आया, 5 ये हुआ स्मॉल आर। मैं उस बंदे को लोन दे रहा हूँ 1 साल के लिए, तो टी की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, और चूंकि 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपए पे 5% लोन लूँगा, तो 1 लाख का अगर मैं 5% निकालूँ तो ये बनेगा 5,000 रुपये। तो 5,000 जो रुपए आए वो हुआ कैपिटल आई। और एस क्या है, अकुमुलेटेड अमाउंट, यानी जब वापस मैं लूँगा अमाउंट तो कितनी लूँगा। एक तो मैं लूँगा ये वाला कैपिटल पी, यानी 1 लाख अपने वापस लूँगा, उसके साथ साथ मैं ये इंटरेस्ट भी वापस लूँगा, यानी वो 5,000। तो एस की वैल्यू बन जाएगी 1,05,000। ठीक है, ये जो कैपिटल आई है, ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होता है इस की बेसिस पे कि आपने इंटरेस्ट रेट क्या रखा है, और ये इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है इस अमाउंट पर और इस टाइम पीरियड पर। यानी जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी उतना इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा, जितनी कम अमाउंट होगी उतना कम बनेगा, जितना टाइम ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा। तो इसलिए जो कैपिटल आई होता है ना, इसकी वैल्यू होती है P इंटू आर इंटू टी। जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दी कि मेरा जो है, मैंने 1 लाख रुपए का मैंने कहा कि मैंने लोन लिया, तो कैपिटल P की वैल्यू बनी 1 लाख रुपए। मैंने कहा कि R जो है वो 5% है, तो R की वैल्यू बनी 0.05। और मैंने कहा कि टाइम 1 साल का है, तो टाइम की वैल्यू मैंने रखी 1, तो कैपिटल आई आ जाएगा 5,000। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख लें कि 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.05, 0.05 इसलिए कि 5% है, 5% को 0.05 लिखेंगे हम, और टाइम है 1 साल का, तो 5,000 रुपये हुए। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि 1 लाख रुपए मैंने दिए, 5% ही के हिसाब से दिए, लेकिन 2 साल के लिए दिए, तो 2 साल के लिए अगर दूंगा तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन जाएगा 10,000 रुपये। तो इसलिए इंटरेस्ट 10,000 रुपये होगा। और जो एस है, कैपिटल एस, वो असल में कैपिटल पी प्लस कैपिटल आई के बराबर है। अगर आप पी को पी रख दें और आई की जगह पूरा का पूरा ये पी आर टी उठाकर यहाँ डाल दें, तो ये बन जाएगा पी प्लस पी आर टी। उसमें से अगर आप पी को कॉमन ले लें तो वैल्यू आ जाएगी पी इंटू 1 प्लस आर टी। तो अब आप जहन में रखिएगा, ये 2 फार्मूले हम यूज़ करेंगे। एक है कैपिटल आई इज इक्वल टू पी आर टी, और एक है कैपिटल एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी या पी प्लस आई। ठीक है जी, अब हम इसको देखते हुए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि अ क्रेडिट यूनियन हैज़ इशूड अ 3-year लोन। एक कोई कंपनी है या कोई बैंक है, क्रेडिट यूनियन बैंक है, वो 3 साल के लिए लोन देती है। तो 3 साल क्या हुआ, टी हुआ। तो देखें यहाँ टी की वैल्यू मैंने लिखी 3 years। लोन कितना दे रही है, $5,000, तो पी की वैल्यू बनी $5,000। फिर ये कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट इज चार्ज्ड
एट अ रेट ऑफ 10% पर ईयर। तो ये कह रहा है कि जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 10% पर ईयर के हिसाब से चार्ज होगा। तो ये है असल में स्मॉल आर, तो स्मॉल आर लिख दिया मैंने 10% पर ईयर। अब ये कह रहा है द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज टू बी रीपेड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट और उसका इंटरेस्ट 3 साल गुजरने के बाद पे किया जाएगा। कंप्यूट द इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर। अब ये कह रहा है कि कंप्यूट करो इंटरेस्ट, यानी कि कैपिटल आई निकालना है। व्हाट अमाउंट विल बी रीपेड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, यानी कि टोटल अमाउंट तीसरे साल के बाद कितनी होगी, तो इसका मतलब कैपिटल एस निकालना है। 2 बातें हमें निकालनी है। तो कैपिटल आई का फार्मूला हुआ PRT, पी को रखा 5000, आर चूंकि हमारे पास 10% है तो 10% का मतलब 0.1 रखा, और टी 3 रखा, तो ये $1500 आपका इंटरेस्ट आ गया। अब एस पूछा जा रहा है, तो एस की वैल्यू मैंने बताया था, इसका फार्मूला P+I भी है और ये भी है। तो अगर आप P+I से इसको सॉल्व कर लें तो P 5000 था और I 1500 था, तो ये 6500 आ गया। इस फार्मूले से भी आंसर आ गया। अगर आप चाहें इस फार्मूले से आंसर निकालना है तो इस फार्मूले से निकालें, तो P × 1 + RT, P को 5000 रखा, 1 को 1 रखा, R 0.1 है, 3 रखा, तब भी ये आंसर, यानी ये आंसर और ये आंसर सेम आ गया। तो आप चाहे इस फार्मूले से यूज़ कर लें या उस फार्मूले से कर लें, ये आपका प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ तक जो है हमने एक बेसिक समझा। इसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कि सिंपल इंटरेस्ट इस तरह से कैलकुलेट होता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट आम तौर पे जितने भी बिजनेसेस होते हैं, जितने भी बैंक्स होते हैं, जितने भी हमारे इदारे होते हैं, उनमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाता, उनमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, उसके कुछ वेरिएबल भी थोड़े से बदल जाते हैं और उसका ये फार्मूला भी बदल जाता है। मैंने पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट का एक सिर्फ आइडिया दिया था, लेकिन असल में ये कंपाउंड इंटरेस्ट हम आगे जाके पढ़ रहे हैं। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कुछ वेरिएबल मैं चेंज करूंगा, वो मैं आपको बताता हूँ क्या चेंज होंगे, और कुछ फार्मूले में चेंजेस आएंगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या चेंजेस आएंगी। तो अब हम आते हैं ज़रा इंटरेस्ट को समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वो समझते हैं। देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक तो वर्ड वही लेटर होगा कैपिटल P, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी जो आप लोन लेंगे या जो अमाउंट में लोन देंगे वो कैपिटल P होगा। एक स्मॉल r होगा जो कहलाएगा इंटरेस्ट रेट पर ईयर। एक स्मॉल t होगा जो कहलाएगा नंबर ऑफ ईयर। एक कैपिटल I होगा जो कहलाएगा इंटरेस्ट अमाउंट, और एक ये कैपिटल S होगा जो कहलाएगा अक्यूमुलेटेड अमाउंट। यहाँ तक तो ये बिल्कुल वही है जैसे कि इसमें था, सिंपल इंटरेस्ट वाले में वेरिएबल थे, बिल्कुल यही वाले वेरिएबल यहाँ पर भी हैं। लेकिन 2 नए वेरिएबल इसमें आए हैं। वो 2 नए वेरिएबल कौन से हैं? वो दो नए वेरिएबल ये हैं, एक है स्मॉल i और एक है स्मॉल n। इसको ज़रा याद रखिएगा। स्मॉल i है इंटरेस्ट रेट पर पीरियड। यहाँ ज़रा गौर करें, यहाँ स्मॉल r क्या था? इंटरेस्ट रेट पर ईयर, मगर ये स्मॉल i है इंटरेस्ट रेट पर पीरियड। ये और ये 2 एक जैसी चीज़ें हैं मगर थोड़ा सा फ़र्क है। ये इंटरेस्ट रेट पर ईयर है, ये इंटरेस्ट रेट पर पीरियड है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ स्मॉल n एक नया वेरिएबल आया है जिसका मतलब है नंबर ऑफ पीरियड। तो यहाँ ज़रा देखें, यहाँ क्या लिखा था स्मॉल t के बारे में? नंबर ऑफ ईयर। इसका मतलब t और n भी एक जैसी चीज़ें हैं मगर थोड़ा सा फ़र्क है। ये नंबर ऑफ ईयर है, ये नंबर ऑफ पीरियड है। ये 2 वेरिएबल नए इस्तेमाल हो रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसको ज़रा जहन में रखिएगा। अब ये कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं और ये क्या वेरिएबल हैं, ये मैं आपको अब बताता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर याद रखें कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो फार्मूला इसके मुकाबले में फ़र्क है। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था? S = P × 1 + RT। फिर रिपीट, आप ज़रा जहन में रखिएगा, S = P × 1 + RT। ये है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले में ये वाला जो T है ना, ये ऊपर चला जाएगा। आप देखें इधर, S = P × 1 + R की पावर T।
यानी ये पावर में चला गया t, यहाँ पर पावर में नहीं था बल्कि यहाँ पर t इसके साथ था, यहाँ पर पावर में चला गया t। तो एक तो फार्मूला में दिमाग में रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला s इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर की पावर t है। दूसरी बात, यहाँ पर हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट में कैपिटल आई डायरेक्ट कैलकुलेट होता था पी आर टी से और s की वैल्यू p प्लस आई होती थी, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में कैपिटल आई डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं हो सकता, लेकिन s इज इक्वल टू पी प्लस आई ही होता है। तो इसकी इस इक्वेशन की मदद से कैपिटल आई निकाला जा सकता है s माइनस पी करके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी हम सवाल करेंगे आगे, उसमें s की वैल्यू होगी p इंटू 1 प्लस आर पावर t और कैपिटल आई की वैल्यू होगी s माइनस पी। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, अब इसके रूल जो है वो ये हैं कि हमेशा याद रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें इंटरेस्ट रेट के साथ 2 टाइम की वैल्यू लिखी होंगी। हमेशा याद रखिएगा, आगे हम सवाल करेंगे तो और बात समझ में आ जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर सवाल आएगा तो उसमें इंटरेस्ट रेट में 2 टाइम लिखे होंगे, ये पहला पॉइंट याद रखें। दूसरा पॉइंट, जो 2 टाइम लिखे होंगे उसमें से जो पहला टाइम लिखा होगा, फर्स्ट टाइम जो लिखा होगा, वो हमेशा ईयर होगा, ऑलवेज ईयर होगा, ऑलवेज। जबकि जो दूसरा टाइम लिखा होगा वो कभी ईयर होगा, कभी मंथ होगा, कभी क्वार्टर होगा, कभी सेमी एनुअल होगा, अलग अलग टाइम होंगे। पहला टाइम हमेशा ईयर लिखा होगा, दूसरा टाइम हमेशा चेंज होगा, कभी ईयर भी होगा, कभी मंथ भी होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। सही है जी, 2 पॉइंट समझ आ गए। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट के ये जो 2 टाइम होंगे ना लिखे हुए, अगर ये दोनों टाइम सेम होंगे, यानी पहला तो हमेशा ईयर होता ही होता है, अगर दूसरा भी ईयर होगा, पहला भी ईयर दूसरा भी ईयर, तो ये जो 2 नए वेरिएबल आए हैं ना आई और एन, ये हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर इंटरेस्ट रेट के दोनों टाइम डिफरेंट होंगे तो हम आई और एन को कैलकुलेट करेंगे। बस ये बात आप याद रखिएगा। अभी शायद आपके समझ में ना आए, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल आगे लेके चलेंगे तो आपको बात समझ में खुद ब खुद आ जाएगी। मैं अगले न्यूमेरिकल पे आता हूँ, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। देखें, अब आपके सामने एक ये न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को देखें आप, यहाँ लिखा है अ सम ऑफ $8,000 इज इन्वेस्टेड, यानी $8,000 को इन्वेस्ट किया गया। इन्वेस्ट करने का मतलब किसी बैंक को दिया गया या किसी जगह दिया गया, तो इसका मतलब कैपिटल पी तो हो गया $8,000, ये तो ठीक है। इन अ सेविंग अकाउंट विच पेज इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 9% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली। ये कह रहा है कि $8,000 दिए गए, तो $8,000 पी हुआ और इंटरेस्ट रेट यानी स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, 9% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली। अब देखें, आप गौर से सुने बात, यहाँ पर आपके सामने जो इंटरेस्ट रेट आया, उस इंटरेस्ट रेट में लिखा है 9%, ये लिखा पर ईयर और ये लिखा कंपाउंडेड एनुअली। तो देखें, इंटरेस्ट रेट के साथ 2 दफ़ा टाइम लिखा हुआ आ रहा है। एक पहला टाइम आया, फिर दूसरा टाइम आया। मैं आपको यही बात अभी समझा रहा था कि यहाँ पर आप देखें, इंटरेस्ट रेट में 2 टाइम लिखे हुए आएंगे। पहला टाइम हमेशा ईयर होगा, दूसरा टाइम ईयर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है। ये मैंने अभी आपको बताया था। तो अब आप यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है 9% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल में हमेशा इंटरेस्ट रेट के अंदर डबल टाइम लिखा हुआ होगा, 2 दफ़ा लिखा होगा। और दूसरी बात यह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल में ये कंपाउंडेड का वर्ड भी लिखा होगा। ठीक है, तो एक तो ये कि टाइम 2 दफ़ा लिखा होगा और एक कंपाउंडेड का वर्ड भी लिखा होगा। सही है भाई। अच्छा, अब ज़रा सा खाली याद दहानी के लिए मैं ज़रा इसको पीछे ले जाता हूँ। पीछे हमने सिंपल इंटरेस्ट का एक सवाल ये अभी किया था। इसके इंटरेस्ट रेट को ज़रा दोबारा से देखें। इसमें क्या लिखा है, इंटरेस्ट रेट इज़ चार्ज एट अ रेट ऑफ 10% पर ईयर।
अब देखें यहाँ पर खाली लिखा है 10% और पर ईयर, यानी एक दफ़ा टाइम लिखा है, दो दफ़ा टाइम नहीं लिखा और कंपाउंडेड का लफ्ज़ भी नहीं लिखा। सही है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल पे आएंगे तो इस परसेंटेज के साथ साथ दो दफ़ा टाइम का जिक्र आएगा। पर ईयर ये ईयर है और ये लिखा है एनुअल, एनुअल भी दरअसल ईयर ही हुआ, तो इधर भी ईयर लिखा है, इधर भी ईयर लिखा है और बीच में कंपाउंड लिखा है। तो इससे पता चला कि ये कंपाउंड वाला सवाल है और इसमें पहला वाला टाइम ईयर है जो कि हमेशा ईयर ही होगा, और दूसरा वाला टाइम मैंने आपसे कहा कि कभी ईयर होगा, कभी मंथ होगा, कभी कुछ होगा। तो इस सवाल में पहला टाइम ईयर है जो हमेशा ईयर होगा, दूसरा टाइम भी इत्तेफाक से ईयर है। ठीक है भाई, तो अब आपने लिख दिया P इज इक्वल टू $8,000 और स्मॉल r इज इक्वल टू 9%। ये जो पर ईयर है ना, इस पर ईयर को शॉर्ट फॉर्म में PA लिखते हैं। PA का मतलब होता है पर एनम, तो पर ईयर बोलें या पर एनम बोलें बात एक ही है। तो ये लिखा हुआ है 9% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली, तो मैंने लिखा 9% PA कंपाउंडेड एनुअली। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, इफ द अमाउंट इज केप्ट ऑन डिपॉजिट फॉर 6 ईयर्स, तो T की वैल्यू आ गई 6। वॉट विल बी द कंपाउंड अमाउंट इक्वल, अब ये कह रहा है कि जो पूरी आखिर में कंपाउंड अमाउंट बनेगी वो कितनी बनेगी, यानी S पूछ रहा है। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न, यानी कैपिटल I पूछ रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको एक रूल समझाया था, मैंने आपको यहाँ कहा था कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के ये जो दो टाइम आएंगे, एक पहला टाइम हमेशा ईयर होगा, दूसरा कभी ईयर होगा कभी मंथ होगा, मैंने कहा था कि अगर ये दोनों टाइम सेम होंगे तो I और N कैलकुलेट नहीं करेंगे, और अगर ये टाइम डिफरेंट होंगे तो I और N कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब इस न्यूमेरिकल में ये वाला जो टाइम है, इस न्यूमेरिकल में ये वाला टाइम देखें, PA का मतलब एनुअल और इस दूसरे टाइम का मतलब भी एनुअल, तो ये दोनों टाइम सेम है, तो हम ना तो स्मॉल I कैलकुलेट करेंगे ना स्मॉल r कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम कुछ भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सीधा लिख देंगे S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R की पावर T। अच्छा, 1 प्लस R की पावर T क्यों आएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल हैं उसमें T पावर में चला जाता है। अब P की यहाँ वैल्यू रखें, 1 रखें, R 9% है, 9% को 0.09 लिखेंगे। अगर आपको ये समझ में ना आए ना कि 9% को क्या लिखेंगे, तो इसका आसान सा तरीका ये है कि 9 लिखें कैलकुलेटर पे और इसको डिवाइडेड बाय 100 कर दें, तो जितना भी आंसर आएगा वो यहाँ रखेंगे बस। तो 1 प्लस R आया और पावर इसकी 6 रखी, तो ये 1.09 की पावर 6 रखी, तो पहले कैलकुलेटर में 1.09 की पावर 6 कैलकुलेट करें, फिर इसको 8000 से मल्टीप्लाई करें तो ये S आ जाएगा। अब मैंने आपसे कहा था कि I निकालने का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो I निकालेंगे S माइनस P करके, तो S की वैल्यू रखी, P की वैल्यू रखी, तो ये कैपिटल I की वैल्यू आ गई आपके पास। तो मेरा ख्याल में आपको ये समझ में आ गई होगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल में ये हम कैसे इसको जज करेंगे। ठीक है, अब हम एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, अब ये एक सेकंड एग्जांपल है। ये कह रहा है कि अ सम ऑफ 20,000 इज इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट। तो ये जो 20,000 है ये तो हो गया P, विच पेज इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ which pays interest rate of 8% per year compounded annually। अब यहाँ पर भी आप एक चीज़ नोट, वो ये कि ये इंटरेस्ट रेट भी देखें, लिखा है 8% पर ईयर, ये पहला टाइम, फिर लिखा है कंपाउंडेड, फिर लिखा है एनुअली, ये दूसरा टाइम। तो मैंने आपको कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल में हमेशा इंटरेस्ट रेट के साथ डबल टाइम लिखा होगा, दो टाइम लिखे होंगे, ये दो टाइम लिखे हुए हैं। पहला टाइम हमेशा ईयर लिखा होगा, ये ईयर लिखा हुआ है। दूसरा टाइम हमेशा ईयर नहीं होगा, कभी ईयर होगा, कभी मंथ होगा, कभी कुछ होगा, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पर भी ईयर लिखा है। फिर मैंने ये भी बताया था कि जब दोनों टाइम एक जैसे हों तो ना I निकालेंगे ना N निकालेंगे। तो अब आप इस न्यूमेरिकल को चेक करें, ये P दिया हुआ है, ये 8 जो दिया हुआ है ये स्मॉल r दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पर ये 10 ईयर्स लिखा हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है। उसके बाद इसने कहा है कि कंपाउंड अमाउंट कितनी आएगी, यानी S निकालना है, और उसके बाद इसने कहा है कि I
इंटरेस्ट निकालना है तो आई है। तो आप सिंपली वही पीछे वाला जो अभी आपने फार्मूला देखा था वो फार्मूला आप लगाएंगे, एस निकालेंगे, फिर उससे आई कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपके पास एक सेकंड न्यूमेरिकल आ गया बिल्कुल इसी स्टाइल का, ठीक है। अब हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद एक प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखें यहाँ पर मैं आपके सामने हूँ। अब एक प्रॉब्लम आया है, अ कंपनी इन्वेस्ट $500,000 इन अ मनी मार्केट। तो $500,000 हुआ P, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू यील्ड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के अंदर आया पर ईयर और यहाँ आया क्वार्टरली, ठीक है। यानी दो टाइम तो आए लेकिन दोनों टाइम एक दूसरे से डिफरेंट है, एक ईयर है और एक क्वार्टर है। तो सबसे पहले तो मैं आर लिख लूँगा 10% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब ये कह रहा है इफ़ द इंटरेस्ट रेट प्रोजेक्शंस आर वैलिड टू व्हाट अमाउंट शुड द $5,000 ग्रो। यानी ये $5,000 जो आपने जमा कराए हैं ये कितना ग्रो करेगा, यानी एस निकालना है ओवर नेक्स्ट 10 ईयर, यानी 10 साल में निकालना है। फिर हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न, यानी कैपिटल आई निकालना है, ठीक है। अब आपको मैंने कहा था कि जब ये वाला टाइम और ये वाला टाइम डिफरेंट होगा तो हम स्मॉल आई और स्मॉल आर कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर एक लॉजिक को समझें। लॉजिक ये है, ये कह रहा है कि जो आर है ना, स्मॉल आर, वो असल में 10% पर ईयर है, 10% पर ईयर है, लेकिन हो रहा है क्वार्टरली। तो अगर एक साल में 10% है तो एक क्वार्टर में कितना होगा, तो हम देखेंगे कि साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ज़रा मुश्किल है इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये कह रहा है कि ये 10% पर ईयर है, यानी एक साल में 10% है और क्वार्टर में निकालना है। तो एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होंगे, तो 10% अगर एक साल का है तो एक क्वार्टर में कितना होगा वो होता है स्मॉल आई। तो स्मॉल आई हो जाएगा R/4, क्योंकि R पूरे साल का है और साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आई निकलेगा 2.5%। 2.5% को हम 0.025 कहेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट रेट आया ना, ये अब आया एक क्वार्टर का, ये पूरे साल का था, ये एक क्वार्टर का है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये T जो है वो 10 साल हैं, लेकिन हमें क्वार्टर के लिहाज से देखना है। तो एक साल में चूंकि 4 क्वार्टर होते हैं तो 10 साल में टोटल 40 क्वार्टर होने चाहिए। तो हम कैसे करेंगे कि जो स्मॉल n है वो असल में होगा T × 4, यानी 10 × 4, तो इसको हम लिखेंगे 40 पीरियड। इसको 40 पीरियड आप बोल दें या 40 क्वार्टर बोल दें, ये पर पीरियड होगा या पर क्वार्टर होगा। तो अगर अब आप याद हो, अगर आपको वो वाला जो मैंने डेफिनेशन बताई थी, तो उस डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो मैंने कहा था कि जो आई निकालेंगे वो इंटरेस्ट रेट पर पीरियड होगा या पर क्वार्टर होगा, और जो एन निकालेंगे वो नंबर ऑफ पीरियड होंगे या नंबर ऑफ क्वार्टर होंगे या पीरियड, जो भी आप कह दें। तो टी और आर का डिफरेंस आपको यहाँ पता चल गया। तो आर हमने निकाला, आर दिया हुआ है तो हमने आई निकाला, और टी दिया हुआ है तो हमने एन निकाला। आई के लिए R/4 किया और टी के लिए n × 4 किया, ठीक है। अब एक दूसरी बात देखें, मैंने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट के जो फार्मूले होंगे वो ये होंगे, s की वैल्यू होगी p × 1 + r⁻t, ये वाला फार्मूला होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। लेकिन अब हमेशा याद रख लें फार्मूला नहीं बदलेगा, फार्मूला यही रहेगा, लेकिन चूंकि r के बजाय आपने i निकाल लिया है तो इसमें r की जगह i आ जाएगा, और t के बजाय आपने n निकाल लिया है तो t की जगह n आ जाएगा। तो फार्मूला बनेगा s = p × 1 + i⁻n, ये बन जाएगा फार्मूला। तो अब आप यहाँ देखें, ये आया s = p 1 + i⁻n। यहाँ i इसलिए आया कि r के बजाय i आ जाएगा और यहाँ t के बजाय n आ जाएगा। अब आप सारे वैल्यूज़ यहाँ पुट करें और s निकाल लें, और फिर i कैसे निकालेंगे, s - p करके i निकालेंगे। तो ये आपको ये प्रॉब्लम इस तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखें, अब अगला प्रॉब्लम क्या है, इसको मैं ज़रा यहाँ से हटा देता हूँ पहले सारी वैल्यूज, यहाँ से इसको अंडू कर देते हैं।
अब देखें नया प्रॉब्लम है, अ यूनिवर्सिटी इंडाउमेंट फंड हैज़ इन्वेस्टेड $4 मिलियन इन यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यानी 4 मिलियन जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो 4 मिलियन पी हो गया, 4 मिलियन का मतलब है 4 के बाद 6 ज़ीरो लगाएंगे आप, 6 ज़ीरो लगा दिए। फिर ये कह रहा है इंटरेस्ट रेट क्या है, पर ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब फिर देखें दो टाइम है और दोनों टाइम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो मैंने लिख दिया R 8% पर ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली। फिर ये कह रहा है 10 साल का टाइम है, तो T की वैल्यू 10 ईयर हो गई। अब ये कह रहा है कि कितनी अमाउंट बनेगी, यानी S निकालना है, और कितना इंटरेस्ट होगा यानी I निकालना है। तो सबसे पहले स्मॉल I निकालेंगे। अब चूंकि यहाँ पर सेमी एनुअल है तो एक साल में 2 सेमी एनुअल आते हैं, तो हम R/2 करेंगे, तो ये 4% आया। 4% का मतलब 0.04, और 10 साल हैं, 10 साल का मतलब है कितने इसमें सेमी एनुअल होंगे, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये 20 पीरियड हो जाएंगे। फार्मूला पुट करेंगे, S निकलेगा, I निकलेगा। S और I निकालने के बाद आपके पास ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब आप इसको प्रैक्टिस करें, होमवर्क है आपका पेज नंबर 317 क्वेश्चन 1 और 8। इसके आगे मैं लेके चल रहा हूं, लेकिन आप सबसे पहले यहीं पर रुकें, इस 8 प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करें। आप जब ये प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छी तरह से, तो आपको ये पूरी तरह एक तरह से रट जाएगा और याद हो जाएगा। उसके बाद आप अगले टॉपिक पे आइएगा जो मैं आपको अगला करा रहा हूँ। उससे पहले आप इस तक, तो अगले टॉपिक पे जाने से पहले इसको पहले प्रैक्टिस कर लें, फिर हम अगले टॉपिक पर आते हैं। और अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, इसमें हर न्यूमेरिकल में आपको कैपिटल P दिया हुआ है और आपको कैपिटल S निकालना है या कैपिटल I निकालना है, ऐसा ही है ना। इस होमवर्क तक यही है, इसको प्रैक्टिस करें। अब जब आगे जाएंगे आप, तो अब प्रॉब्लम ऐसा आएगा कि जिसमें S दिया हुआ होगा और P निकालना होगा। तो अब देखें, इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं आगे। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इफ़ अ सेविंग अकाउंट अवॉर्ड इंटरेस्ट ऑफ 6% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब देखें यहाँ फिर पर ईयर आया, यहाँ क्वार्टरली आया, और ये 6% है, तो मैंने लिख दिया 6% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली, लिख दिया ये। What amount must be deposited today, यानी आज कितनी अमाउंट आप देंगे, यानी P निकालना है, in order to accumulate $20,000, इस तरह से कि accumulated अमाउंट $20,000 बन जाए। तो यानी S दिया हुआ है $20,000 आफ्टर 5 ईयर, यानी T की वैल्यू 5 है। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न, यानी कैपिटल I निकालना है। तो यहाँ पर S और I निकालना होता है, यहाँ पर P और I निकालना है, बस इतना फ़र्क है। तो सबसे पहले वही R जो है, स्मॉल r से हम स्मॉल I निकालेंगे, और इस कैपिटल स्मॉल t से स्मॉल n निकालेंगे, ये आ गया। ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब इस फार्मूले में चूंकि मुझे P निकालना है, तो P को यहीं रखें, इस ब्रैकेट को उधर भेज दें, तो ये ब्रैकेट हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो P आ गया, और उसके बाद I की वैल्यू S माइनस P से निकालेंगे। ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और फिर आप आगे जाइएगा। अब आप जब आगे जाएंगे, तो अब आपने देखा कि पहले वाले प्रॉब्लम में S निकालना था, इस वाले प्रॉब्लम में P निकालना है। अब आपको जो मैं प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ, उसके अंदर आपको असल में ये निकालना है, क्या नाम है, T निकालना है, या N कह लें, T कह लें, या I कह लें। अब इसको देखते हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम अब समझते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है, अ सम ऑफ $80,000 अर्न इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 8% पर ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी कि $80,000 जमा करवाए गए, तो P हो गया $80,000। 8% पर ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी स्मॉल r की वैल्यू आई पर ईयर, ये रहा, और ये सेमी एनुअल हुआ। अब ये कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कितना टाइम लगेगा, यानी T नहीं मालूम हमें, फॉर द इन्वेस्टमेंट टू ग्रो टू $150,000, यानी ये वाली इन्वेस्टमेंट 80,000 की इन्वेस्टमेंट 150,000 हो जाए, तो 150 का मतलब S दे दिया, P भी दे दिया, R भी दे दिया, मगर T नहीं दिया। अब ये T निकालने वाला स्टाइल है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, आर, चूंकि आर में इधर एनुअल है उधर सेमी एनुअल है, तो आर की मदद से पहले तो आई निकालेंगे, तो ये आई निकाल लिया, ये आ गया ये। फिर आपको पता है कि टी की मदद से स्मॉल एन निकालते हैं, और स्मॉल एन का फार्मूला क्या होता है, टी मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये आर अपॉन 2 है तो ये टी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। लेकिन चूंकि टी गिवन नहीं है तो एन भी नहीं निकल सकता, लेकिन ये फार्मूला तो है ना, ये तो पता है आपको। अब आप ये फार्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई की पावर n। इसमें s भी रख देंगे, p भी रख देंगे, 1 भी रख देंगे, i भी रख देंगे, मगर n पता ही नहीं है। तो अब यहाँ तक आप आ गए, फिर इस ब्रैकेट को यहीं रखें, इस 80,000 को उधर ले जाएं, 80,000 उधर आ गया, तो ये ब्रैकेट सॉल्व होकर यहाँ तक आ गया। अब एक बात याद रख लें कि अगर ये वाला n निकालना हो ना, तो इसको निकालने का तरीका ये होता है कि आप दोनों तरफ लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा लॉग 1.04 की पावर n इज इक्वल टू लॉग 1.875। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो जब भी किसी चीज़ का लॉग लें और उसकी पावर भी हो, तो ये पावर शुरू में आ जाती है और लॉग इस नंबर का हो जाता है। तो ये n की वैल्यू इधर आ गई और लॉग इसे ये वाला आ गया, इज इक्वल टू ये आ गया। अब n चूंकि अननोन है, n को इधर ही रहने दें और ये पूरा लॉग उठा के दूसरी तरफ डिवाइड में भेज दें, तो ये हो गया लॉग 1.875 अपॉन लॉग 1.04। दोनों का लॉग निकाल लें तो ये आया, और इसको डिवाइड करें तो ये n आ गया। अब आपको तो असल में t निकालना था ना, आपको याद हो, आपको n नहीं निकालना था, लेकिन आपने निकाला n है। तो अब आप इधर आइए, इधर आपने एक इक्वेशन छोड़ी थी, n इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाय 2, ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी। तो अब यहाँ से अगर t निकालना चाहूँ तो t किसके बराबर होगा, n अपॉन 2, और n चूंकि मैं निकाल चुका हूँ तो n की वैल्यू यहाँ रखूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो t आ गया, t आया 8.025 ईयर। ये t निकालने का तरीका होगा। तो अब t निकालने के लिए ये वाले आप 4 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें तो आपको t निकालना आ जाएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अब हम सीखेंगे कि अगर मुझे r निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो आगे चलते हैं जी। अब एक नया प्रॉब्लम लेते हैं। इफ़ $60,000 इज़ टू ग्रो टू $180,000, यानी ये P दिया हुआ है और ये कैपिटल S दिया हुआ है, तो P और S दिया हुआ है, ओवर 10 ईयर, तो T भी दिया हुआ है। एट वॉट एनुअल इंटरेस्ट रेट, ये कह रहा है वॉट एनुअल इंटरेस्ट रेट, यानी एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, तो R मुझे नहीं मालूम। लेकिन आगे ये कह रहा है गिवन दैट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो ये कह रहा है कि R तो नहीं मालूम, लेकिन R का जो अगला वाला टाइम है, दूसरा वाला टाइम है, वो सेमी एनुअल है, ये दिया हुआ है। आपको पता है कि R में 2 टाइम होते हैं, एक तो हमेशा एनुअल होता है और एक जो है वेरी करता है। तो जो वेरी करता है वो इसने यहाँ दे दिया कि वो सेमी एनुअल होगा, लेकिन R की वैल्यू नहीं दी। तो अब हमें चूंकि सेमी एनुअल तो पता चल गया, तो हम I की वैल्यू लेंगे R अपॉन 2, लेकिन R पता नहीं है तो कुछ भी नहीं निकलेगा, बस इक्वेशन यहीं पे छोड़ दें। और n की वैल्यू निकलेगी t मल्टीप्लाई बाय 2, तो t 10 था तो n हो गया 20। अब ये सेम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर 1 प्लस आई की पावर n को यहीं छोड़ दें, p को उधर भेज दें, तो ये s अपॉन p हो जाएगा, तो ये 1 प्लस आई की पावर 20 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए लॉग ना लें आप, बल्कि आपको पहले मैं यहाँ समझाता हूँ वो ले लें। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो 1 प्लस आई के ऊपर जो भी पावर लगी हो, अगर यहाँ से पावर हटानी हो ना, तो दूसरी तरफ 1 अपॉन करके यही वाली पावर लगा दें। यानी 1 प्लस आई की पावर 20 अगर है तो ये खाली 1 प्लस आई हो जाएगा, और 3 की पावर 1 अपॉन 20 हो जाएगा, यानी ये 20 इधर जाकर 1 अपॉन 20 बन जाएगा। तो ये 1 प्लस आई हो जाएगा, 3 की पावर 1 अपॉन 20 निकालें तो ये आ जाएगा, इस 1 को उधर भेज दें तो आई की वैल्यू ये आ गई। अब चूंकि आई आपको पता चल गया, लेकिन आपको निकालना R था, आई नहीं निकालना। तो आप यहाँ पर देखें, इस इक्वेशन में आपने छोड़ी थी ना ये इक्वेशन, I इज इक्वल टू R अपॉन 2, तो यहाँ लिखें I इज इक्वल टू R अपॉन 2, और R की वैल्यू हो जाएगी I मल्टीप्लाई बाय 2, तो I को I रखें, 2 को 2 रखें, तो ये R आ गया। और ये R 0.11 आया है, लेकिन इसको अगर परसेंटेज में शो करेंगे तो ये 11.29% हो जाएगा, और 11.29%, और पहला टाइम तो हमेशा हम PA ही लिखते हैं, तो PA लिख दें, फिर कंपाउंडेड लिख दें, फिर सेमी एनुअल क्यों लिख दें, क्योंकि डेटा में दिया हुआ था। ये हुआ आंसर। अब किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है कि इसको हमने लॉग से क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया भाई कि लॉग से ये ज़रा ज़्यादा लंबा हो जाता,
अगर आपको समझना है तो मैं फिर भी लॉग से भी समझा देता हूँ। ये देखें लॉग से लंबा क्यों हो जाएगा कि अगर आप यहाँ के बाद आप डायरेक्ट लॉग से करते ना तो इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ। ये देखें इधर, अगर मैं इसके बाद कहता टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड में लॉग इधर ले लिया, इधर भी ले लिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये पावर इधर आ जाएगी तो ये पावर इधर आ गई, तो ये हुआ 20 log 1 + i log 3। अब जाहिर है ये 1 + i तो हमें i तो पता ही नहीं है, तो ये वाला मसला सॉल्व होगा नहीं, तो इस 20 को पहले इधर भेजें। तो ये log 1 + i log 3 अपॉन दिस आया, तो log 1 + i इसके बराबर आ जाएगा। अभी भी आप इस i को तो सॉल्व कर नहीं सकेंगे, तो आपको टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लेना पड़ेगा। जब आप एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे तो ये लॉग और एंटी लॉग कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 1 + i बचेगा, और इसका एंटी लॉग पूरे का ले लेंगे तो ये आंसर आएगा। और ये जो आंसर आया आपके पास, अगर आप गौर करें कि आप इस मेथड से जब कर रहे थे तो ये आंसर यहीं पर निकल आया था, इधर ये रहा निकला हुआ है आंसर, सेम आंसर है। तो ये आंसर लाने के लिए यहाँ पर इस मेथड से करेंगे तो 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, और अगर आप लॉग से करेंगे तो ये इतने सारे स्टेप के बाद ये आंसर आएगा। बहरहाल आंसर इधर आ जाएगा, अगर उसके बाद आप ये पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक आंसर आएगा। तो आपके पास जो भी प्रॉब्लम आया, अब इसकी प्रैक्टिस आप ये कर लें। तो मैंने आपको 4 किस्म के मेथड समझा दिए, 5 किस्म के। पहले मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट समझाया, फिर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में एस निकालना बताया, फिर मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में पी निकालना समझाया, फिर मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में टी निकालना समझाया, फिर मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में आर निकालना समझाया। यहाँ तक हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। अगली क्लास में इसकी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की कुछ और चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा। अगली क्लास तक के लिए थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।